नमस्कार, बिहार झारखंड की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। खुदरा बीज विक्रेता संघ ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस संघ के नेता अमीन अख्तर ने रखा अपना पक्ष। साथियों को झूठे मुकदमे से रिहा करने की कही बात। अनलॉक 1 शुरू होते ही जिला प्रशासन कोरोना वायरस को लेकर जागरूकता अभियान में जुटी। जिला प्रशासन ने अभियान में जीने के लिए 2 गज की दूरी और मास्क बहुत ही जरूरी का लगाया नारा। देश में जारी लॉकडाउन के बीच अनलॉक 1 की शुरुआत होते ही बेगूसराय में चलाए जा रहे हैं राहत शिविर बंद होने से लोगों की बड़ी मुश्किलें। दुनिया से आया रिश्तों को शर्मसार करने का मामला। महिला ने पति, ननद और सास पर लगाया दहेज उत्पीड़न का आरोप। पति मृत्युंजय ने महिला पर भी लगाए कई गंभीर आरोप। और सर चढ़कर बोल रहा है भूमाफियाओं का बोलबाला। महादलित की जमीन पर भूमाफियाओं की नजर। बस्ती में करीब 50 साल से रह रहे 20 दलित परिवार। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तो झारखंड में हेमंत सोरेन के 25 करोड़ तक के टेंडर को स्थानीय लोगों को देने के निर्णय पर राजनीति शुरू हो गई है। सरकार के इस निर्णय पर पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। सत्ता पक्ष इसे हेमंत सोरेन सरकार की दूरदर्शी सोच और झारखंडियों के हितों की बात कह रही है, तो विपक्ष इसे राजनीतिक नौटंकी कह रही है। सरकार के निर्णय पर जारी घमासान पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बनी सरकार में झारखंडियों को प्राथमिकता देने की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने टेंडर में आरक्षण की बात कहकर इसकी शुरुआत कर दी है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया है कि अब झारखंड के स्थानीय नागरिक ही 25 करोड़ तक का टेंडर हासिल कर सकेंगे। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। सरकार औपचारिकता पूरी करने के बाद इसे कैबिनेट में लाकर इस पर मंजूरी ले सकती है। मुख्यमंत्री और राज्य सरकार के इस निर्णय को लेकर अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया देखने को मिल रही हैं। झारखंड कांग्रेस का मानना है कि धीरे धीरे अब घोषणाएं धरातल पर उतरने लगी है। वहीं बात स्थानीय को 25 करोड़ का टेंडर देने की हो या खेल विभाग में होने वाली नियुक्ति की, गठबंधन की सरकार अपने सारे वादे पूरे कर रही है। देखिए, महागठबंधन की सरकार बनी है हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, और हम लोगों ने जो चुनाव में लोगों से वादा किया था उस दिशा में सरकार ने कदम प्रारंभ कर दिया है। ये कदम जो है स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देगी सरकार, तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी ने भी कहा है कि विचार विमर्श के उपरांत सरकार ने यह फैसला लिया है कि जो स्थानीय निविदा होगी उसमें 25 करोड़ तक के निविदा में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं हेमंत सोरेन के निर्णय में क्या कुछ नियम कानून होंगे, ये चीजें अभी स्पष्ट नहीं हैं। जब खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बात का जिक्र किया है तो कांग्रेस इस निर्णय के लिए सरकार को बधाई और झारखंडियों की सरकार इसे बता रही है। लेकिन विपक्ष सरकार के इस निर्णय को आई वॉश बता रहा है। विपक्षी दल बीजेपी के अनुसार बीजेपी ने पहले ही स्थानीय और स्थानीयता की परिभाषा को तय कर दिया है, जिसका लाभ राज्य के लोग ले भी रहे हैं। वहीं अब सीएम हेमंत सोरेन इसमें नया क्या करेंगे, इसका इंतजार है। देखिए, आप याद कीजिए कि कांग्रेस ये जब हेमंत सोरेन जी ने इसके पहले की सरकार में जब सरकार गिराई थी तो उसमें भी वो स्थानीय के नाम पर ही सरकार को गिराया था, लेकिन वो 14 महीने तक स्थानीय नीति को छू भी नहीं सके थे। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने एक सर्वमान्य स्थानीय नीति बना करके प्रदेश की जनता को दिया और उस पर नियुक्तियां शुरू हुई और काम आगे बढ़ा है। एक व्यवस्थित स्थानीय नीति झारखंड की बन चुकी है। अब उसमें वो अब उनका कहना कि हम स्थानीय को देंगे, और तो अब किस स्थानीय की वो बात करते हैं, किसको देंगे,
कितना उनकी मंशा साफ है ये तो समय बताएगा। झारखंड में बाहरी भीतरी की परिभाषा तय करने की राजनीति नई सरकार में शुरू हो गई है। इसी के तहत टेंडर के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी आरक्षण की बात चल रही है। वहीं अब ये देखना अहम होगा कि राज्य में ये व्यवस्था लागू होने के बाद इसका असर कितना पड़ता है। रांची से सहयोगी पंकज के साथ वरिष्ठ संवाददाता राजीव रंजन की रिपोर्ट। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो पूर्णिया जिले के खुदरा बीज विक्रेता संघ के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जहां बिहार सरकार के कृषि सचिव एन श्रवण कुमार द्वारा जांच के आदेश दिए जाने पर खुशी भी जाहिर की गई। इस दौरान संघ के नेता अमीन अख्तर ने बताया कि हमारा यह आंदोलन यहां पर 13 मई से लगातार चल रहा है और सभी दुकानदार अपनी अपनी दुकानों को बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। जब तक हमारे साथियों को झूठे मुकदमे से रिहा नहीं किया जाता, तब तक यह आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कृषि सचिव बिहार सरकार द्वारा गठित कमेटी से उन्हें न्याय की पूरी उम्मीद है। ये निर्णय लिया गया है। पहले तो हम लोग जो है धन्यवाद देते हैं कृषि निदेशक जो एन श्रवण कुमार साहब हैं, जिन्होंने जांच का आदेश दिया है इस जिला के प्रकरण का, तो पहले उसको धन्यवाद देते हैं। उसी संदर्भ में हम लोग बैठे थे और ये उम्मीद करते हैं कि हमें न्याय मिलेगा, निष्पक्ष जांच होगा और न्याय मिलेगा। और अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और अपनी दुकान को बंद रखेंगे। ये अभी हम लोग कंप्लीट हड़ताल में चल रहे हैं। पूरे जिला का खाद बीज विक्रेता जो है अपनी अपनी दुकानों को अपने मांग के लिए बंद रखा हुआ है। आगे का रणनीति क्या रहेगा? अगर हमें न्याय मिलेगा, हमारे जो साथियों पर जो है बिला वजह का केस किया गया है और उनको परेशान किया जा रहा है पूरे जिला के खाद विक्रेता को, अगर हमें न्याय मिलेगा तो हम लोग जो है हड़ताल तोड़ करके किसान का सेवा करेंगे। तो अनलॉक 1 शुरू होते ही जिला प्रशासन कोरोना वायरस से जागरूकता को लेकर अभियान में जुट गया है। वहीं जिला प्रशासन ने नारा लगाया है कि जीने के लिए 2 गज की दूरी और मास्क बहुत ही जरूरी है। इसी अभियान का शुभारंभ करते हुए डीएमएसपी जिले के कई महत्वपूर्ण स्थानों पर जाकर कोरोना महामारी से निपटने के लिए यहां पर शुरुआत भी की गई है। वहीं गाइडलाइन को नियमित रूप से पालन करने की बात भी कही गई है। इसी के साथ डीएम और एसपी ने खुद कई दुकानों पर जाकर अपने हाथों से लोगों के बीच मास्क का वितरण किया है। कोरोना वायरस का प्रकोप पूरे विश्व में फैल गया है। इससे सीतामढ़ी भी अछूता नहीं है। सीतामढ़ी में भी 50 से ज्यादा केस आ गए हैं और इसी के साथ साथ हम लोग अनलॉक 1 भी कर रहे हैं। इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग बाहर जाएंगे, बहुत से तरह के व्यवसाय, बहुत ही तरह के कार्य शुरू हो जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हम सभी सतर्क रहें कि कोरोना से कैसे बचाओ। इसके लिए मास्क का उपयोग बहुत ही जरूरी है। इसलिए हम सभी लोगों से अपील कर रहे हैं एवं उन्हें शिक्षित कर रहे हैं कि वो सभी जब भी बाहर निकले तो मास्क का प्रयोग जरूर करें और दूरी एक दूसरे से रखें। 2 गज की दूरी जरूर रखें और जब भी कहीं जाएं तो हम पॉकेट में सैनिटाइजर हो, साबुन हो, ये रखें। तो देश में जारी लॉकडाउन के बीच अनलॉक 1 की शुरुआत हो चुकी है और इसकी शुरुआत होते ही बेगूसराय में चलाए जा रहे राहत शिविर बंद हो गए हैं, जिसका खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है जो पिछले 2 महीने से उन राहत शिविरों में रहकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। वहीं अचानक से अनलॉक की शुरुआत से राहत शिविरों में रह रहे लोगों के सामने भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। वहीं इसकी सूचना मिलते ही स्थानीय लोग अपने स्तर से इनकी मदद करने को आगे जरूर पहुंच रहे हैं और इस मामले में सरकार को जिम्मेदार भी ठहरा रहे हैं। वहीं जब मीडिया कर्मियों के द्वारा इस बात की सूचना अधिकारियों को दी गई तो प्रशासन के लोग मौके पर पहुंचकर आनंद फानन में इन लोगों के लिए खाने पीने और साथ ही इनके जाने की व्यवस्था का भरोसा भी इन लोगों को दिलाया। बता रहे थे यहाँ के स्टाफ वहाँ से बरौनी से ले आया हमको, बताया कि यहाँ खाने पीने की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है, जाने की व्यवस्था करेंगे हम लोग। लेकिन जाने की व्यवस्था कोई चीज़ नहीं है यहाँ, पैसे भी नहीं हमारे पास, कैसे जाएंगे हम लोग। 3 बच्चे हैं। खाना ठीक से यहाँ मिल रहा था? खाना आज से बंद हुआ है, सुबह से बंद हो गया है। कहाँ दिक्कत ये हो रही है कि हमको लॉकडाउन खुल गया है, पहले से रखा गया है कि बताया गया था कि लॉकडाउन खुल जाएगा, उसके बाद तुम्हारा व्यवस्था बन जाएगा, तुम्हें घर पहुंचाया जाएगा, ठीक है ना।
तो आज हमारा यहाँ लॉकडाउन खत्म हो गया, इसके बाद हमारी कोई व्यवस्था बनी नहीं है, जाने के हाथ में हमारे पैसे नहीं है, अब फिर जाएंगे तो कैसे जाएंगे, यही हमारी दिक्कत। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। तो आज फिर क्या हुआ? आज तो कहा आज से खुल गया, मतलब बोला है कि कच्चा राशन दिया गया था, बोला तुम बना के खा लीजिएगा और उसके बाद अपना कहीं भी जाइए। दिक्कत तो फंसा हुआ है यहाँ 2 महीना से। आज सुबह बोल दिया थे खाना वाना कुछ नहीं मिलेगा, अपना अपना सब जाओ। तो हम बोला थे हमारे पास पैसा भी नहीं है, कोई व्यवस्था भी नहीं, कैसे जाएगा? ऐसा कैसे कुछ आज भेजेगा काल भेजेगा करते करते 2 महीना अटक दिया। अभी बंद कर दिया खाना वाना सब, सुबह से कुछ नहीं खाया अभी तक। हमको जाना है बंगाल। कितना दिन से यहाँ फंसे? 2 महीना हो गया। सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। सरकार का व्यवस्था से लगता है 10% संतोष नहीं है। तुरंत मजदूर भाई जो कहें कि यहाँ व्यवस्था 2 महीनों से है, सरकार को यहाँ से मैंने पहुँचाने का काम और खाना पीना टोटल व्यवस्था करने का काम बिहार सरकार दिया है। यहाँ जमीन पर देख रहे हैं व्यवस्था नाम का कोई चीज़ है, व्यवस्था नाम का कोई चीज़ नहीं है। सवेरे से ये सब लोग भूखल व्याकुल हैं। हमको जानकारी मिला, हम यहाँ आए, जहाँ तक जो हुआ हम व्यवस्था की। चलिए यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। रहने की ताकत दुनिया को हमने दिखाई है। अकेले घर पर रहकर कोरोना की करनी विदाई है। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रखेंगे, हर घंटे हम हाथ धोएंगे। ना भीड़ में जाएंगे, ना भीड़ हम बनाएंगे। झारखंड में कोरोना को नहीं फैलने देंगे। सजग रहेंगे, रहेंगे, अफवाहों को ना हम सुनेंगे। सरकार प्रशासन की हर बातों पर करेंगे अमल। कोरोना को हराकर लौटाएंगे हम चहल पहल। हर घंटे में 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं। जिनमें दिखे लक्षण उनसे 2 मीटर की दूरी बनाएं। लक्षण दिखने पर डॉक्टर से जांच करवाएं। नाक कान मुंह पर हाथ न लगाएं। हर क्षेत्र से कोरोना को भगाएं। सजग रहें, स्वस्थ रहें। हेमंत सरकार हर पल आपके साथ। सूचना और जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। प्रिय झारखंड वासियों, जोहार। आपको मालूम है हमारे राज्य में लॉकडाउन है और पूरे देश में भी लॉकडाउन है। आज पूरा देश और राज्य एक विकराल संक्रमण से गुजर रहा है। कोरोना वायरस की एक बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है और इससे बचाव के लिए हमने राज्य के अंदर में भी लॉकडाउन का आदेश दिया है। आज लॉकडाउन का मतलब है जो जहां है वहीं रहें, कम से कम लोगों के संपर्क में आए। बाकी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जो घरेलू उपयोग के सामान हैं, वस्तुएं हैं, वो आप तक कैसे पहुंचे, ये इनकी सुनिश्चित सरकार कर रही है और वो आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो खबर पूर्णिया से है। पूर्णिया में विवाहित रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है और साथ ही ये मामला पूर्णिया के यहां खजाची थाना क्षेत्र का है, जहां साक्षी
नाम की एक महिला ने अपने पति, ननद और सास पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए डाउरी एक्ट के तहत 30 लाख रुपए की मांग की है। मगर इस मामले में सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि महिला के पति मृत्युंजय ने साक्षी पर उससे पहले 4 अन्य शादी करने का आरोप लगा दिया है, जिसका सबूत लिए वो खुद पुलिस महानिरीक्षक के पास पहुंचा। इस दौरान मृत्युंजय ने बताया कि इससे पहले वो 4 शादियां कर चुकी थी। उन लोगों के साथ भी साक्षी ने ऐसा ही किया था। वहीं मृत्युंजय ने इस पूरे मामले पर एक एक करके सभी सबूतों को सामने रखा और पन्नों को पलटते हुए पुलिस महानिरीक्षक के सामने इन तमाम चीजों को पेश किया। इस संबंध में मृत्युंजय ने तमाम साक्ष्यों को लेकर थाने में आवेदन किया, लेकिन आरोप है कि थाने की तरफ से कोई भी सुनवाई अभी तक नहीं हो पाई है और वो थक हार कर मीडिया का सहारा ले रहा है। तो वहीं गया के जिला अधिकारी ने कलेक्टर सभा कक्ष में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहां पर अनलॉक 1 को लेकर जारी दिशा निर्देश की जानकारी दी है और बताया है कि कोरोना महामारी से बचाव को लेकर जिले में यहां पर संचालित हो रहे आपदा राहत केंद्र 3 जून से बंद कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही 16 जून से प्रखंड में संचालित हो रहे सभी क्वारंटीन सेंटरों को भी बंद कर दिया जाएगा। फिलहाल श्रमिक स्पेशल ट्रेन से जो यात्री आएंगे उन्हें 15 जून तक ही प्रखंड के क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा और 16 जून के बाद क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए सभी सरकारी विद्यालयों की अच्छी तरह से सफाई की जाएगी। वहीं शादी समारोह में 50 लोग और यहां पर देह संस्कार में 20 लोग ही हिस्सा ले सकेंगे। इस दौरान शारीरिक दूरी का पालन करना जरूरी होगा। वहीं रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू का सख्ती से पालन किया जाएगा। पेट्रोलिंग और शहरी क्षेत्रों में गया नगर निगम क्षेत्र में अलग से पेट्रोलिंग निकाली जा रही है, जो इस चीज का अनुपालन कराएंगे और जो लोग अनुपालन नहीं करते उनके विरुद्ध जो भी विधिसम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी अपेक्षा हमारी सामान्य जनता से है कि 2 बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं इसमें, अभी कोरोना का संक्रमण और नहीं फैले, उसमें एक जो है सभी को मास्क का इस्तेमाल करना और साथ ही साथ 2 गज की दूरी बना के रखना। ये 2 बहुत बेसिक चीज है और इसमें बिना सामान्य जनता के समर्थन के ये चीजें संभव नहीं हो पाएंगी, केवल प्रशासनिक स्तर पर या प्रशासनिक कार्रवाई के उस पर। इसलिए हमारा आपके माध्यम से सभी लोगों से अनुरोध है कि ऐसे सभी जो दुकानदार हैं, जो सार्वजनिक परिवहन में ड्राइवर्स हैं, वो सभी लोग ऐसे लोगों को अवॉइड करें जो बिना मास्क के आ रहे हैं घर से बाहर, उनसे जो है किसी प्रकार का उनको सामान नहीं दें। अब ये सुनिश्चित किया गया है कि कंटेनमेंट जोन छोड़कर सभी तरह की जो पाबंदियां थी, चाहे वो दुकान की ओपनिंग के बारे में या लोगों के मूवमेंट के बारे में या व्हीकल्स के मूवमेंट के बारे में, उसको शिथिल किया जा चुका है। जो अभी भी पाबंदियां रहेंगी उसमें से जो धार्मिक स्थल हैं वो 8 जून के बाद ही खुल सकेंगे। रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, होटल्स और इस तरह के जो आतिथ्य के जो जगह हैं वो 8 जून के बाद ही खुल सकेंगे, जिनके लिए विस्तृत SOP भारत सरकार द्वारा जारी किया जाएगा। अनलॉक 2.0 में विभिन्न स्कूल्स, कॉलेजेस, कोचिंग इंस्टीट्यूट उनको अलग से खोलने का निर्णय लिया जाएगा। एंड अनलॉक 3 में जो अन्य हमारे जो विभिन्न कार्यकलाप होते हैं, गतिविधियां होती हैं, उसके बारे में निर्णय लिया जाएगा। हम लोग सभी तरह के जो राहत आपदा केंद्र थे वो 3 जून के प्रभाव से उसको हम लोग अब बंद करेंगे, क्योंकि अब उसकी आवश्यकता नहीं रह गई है। और जो हमारे क्वारंटीन कैंप्स हैं वो 15 जून तक चलेंगे। उसके बाद से स्कूलों को रेडी किया जाएगा, साफ सफाई किया जाएगा और आने वाले समय जब निर्णय लिया था स्कूल खोलने का, तो स्कूल भी खोलने के हम लोग उस स्थिति में रहेंगे। तो वहीं पूर्णिया में भूमाफियाओं का बोलबाला सिर चढ़कर बोल रहा है। 5 यहां पर दशकों से भी ज्यादा साल से रह रहे महादलित की जमीन पर अब भूमाफियाओं की नजर है। दरअसल हॉट थाना क्षेत्र स्थित गिरजा चौक स्थित दलित बस्ती में पिछले 50 सालों से करीब 20 दलित परिवार रह रहे हैं और नियमित नगर निगम की रसीद भी कटवा रहे हैं। लेकिन पिछले कई दिनों से लॉकडाउन के दौरान जमीन ब्रोकर थाने की मदद से जमीन खाली करवाने के लिए इन दलितों पर दबाव बनाया जा रहा है। वहीं मामले को लेकर बस्ती के लोगों ने जिला पदाधिकारी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। परेशानी नहीं है, वो कहलक हमर जमीन से, वो कहलक हमर जमीन। एहिमे केना गरीब लोग रहते, कोई दिन में भगाई देते। आप लोग कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? बहुत दिन से।
हमारे बाप मर गए, माय मर गए, कम से कम 50 वर्ष है। तो अभी क्या दिक्कत, कौन खाली करवा रहा है आप लोग को? जिसका जमीन है वो लोग करवा रहा है या दूसरा? अब जमीन वाला चाहे कि कैसे नहीं जाएंगे। यहाँ कौन आ रहा है खाली करवाने के लिए आप लोग? पंकज निराला। हाँ हाँ, कौन आता है? मधुबनी वाला मधुबनी वाला। सीएम साहब के पास में आए आवेदन देने के लिए। क्यों आवेदन देने? नहीं मिला हमको, दिया वहाँ रिसीजन देने के लिए, तो हमको रिसीजन मिलने के लिए? यही पर घर वहाँ है गिरजा चौक में, तो वहाँ से बोलता है पंकज निराला मेरा जमीन है, मेरा जमीन खाली करो। बड़ा बाबू के साथ आता है, वो बोलता है खाली करो नहीं तो तोड़ फोड़ देंगे अपना ताकत से। ये जमीन जो है आपकी खुद की जमीन है किसी मतलब? मेरा बाप दादा रह चुका वहाँ से 90 बरस से, हम लोग को रहते हुए 50-60 बरस हो गया। वो क्यों कहता है खाली करो? वो बोलता है मेरा जमीन है। तो वहीं बिजली विभाग की लापरवाही ने एक बार फिर से एक बिजली मिस्त्री की जान ले ली है। बताते चले कि आंधी तूफान की वजह से नवादा थाना क्षेत्र के 0 माइल के नजदीक बिजली का तार यह टूट गया था, जिसे बनाने के लिए बिजली मिस्त्री पोल पर चढ़ा हुआ था। तभी किसी ने बिजली की लाइन दे दी, जिससे बिजली मिस्त्री बुरी तरह घायल हो गया, जिसके बाद आनंद फानंद में उसे इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो हमारे यहाँ उनका सर में काफ़ी गहरा चोट था, मैंने स्टिच लगा दिया, काफ़ी ब्लीडिंग तक सिक्योर कर दिया गया था। अभी उनको ऑब्जर्वेशन में हम लोग रखते हैं। अभी स्थिति सामान्य है, कोई दिक्कत नहीं है। और बिजली मिस्त्री जो था वही ट्रांसफार्मर का काम कर रहा था और उसी समय बिजली का करंट ऊपर पहुँच गया, इसी कारण उसकी मृत्यु हो गई। और इसी क्रम में सर कहाँ जाके जाम किया था द्वारा बोला गया, द्वारा पता चलाया गया, जिसमें हमारे खाना प्रोवाइड और अब खबर नालंदा से है। नालंदा जिले के भांगन बिघा थाना क्षेत्र स्थित SH-20 से आ रही एक गाड़ी, जहां दूध से भरा टैंकर ये पलट गया है, जिसके बाद दूध लूटने वालों की जबरदस्त भीड़ वहां पर उमड़ पड़ी। आपको बताते चले कि मिल्क वैन पटना की तरफ से दूध लेकर बिहार शरीफ जा रही थी और उसी दौरान ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके बाद आसपास के इलाकों के सैकड़ों ग्रामीण कोरोना संक्रमण से डरे बगैर ही यहां पर लूटने की होड़ में लग गए। आपको बताते चले कि ट्रक पलटने की सूचना मिलने के बाद भी पुलिस घटनास्थल पर नहीं पहुंची। ट्रक के पलटने से बिहार शरीफ पटना मुख्य मार्ग पर यहां काफी लंबा जाम भी लगा रहा। तो वहीं मुजफ्फरपुर में 12वीं के एक छात्र ने प्लास्टिक कचरे से यहां बायोफ्यूल बनाने का दावा किया है। आपको बता दें कि यहां पर बायोफ्यूल उसने तैयार किया है। मुजफ्फरपुर के DAV स्कूल के छात्र आशुतोष ने इसका एक मॉडल भी तैयार किया, जिसमें प्लास्टिक कचरे को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलाकर डीजल, पेट्रोल, LPG, CNG जैसे ईंधन तैयार होते हैं। कई स्तरों पर जांच पड़ताल के बाद राज्य के नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने आशुतोष के छोटे मॉडल का यहां पर डेमो देखा। वहीं यहां पर आशुतोष के डेमो को देखकर मंत्री काफी खुश नजर आए। छात्र आशुतोष का कहना है कि टंकी के एक पाइप से LPG गैस निकलता है, जबकि दूसरे पाइप से यहां पर एक अलग ही गैस निकलती है। इसके अलग अलग तापमान पर प्रोसेस करने से डीजल और पेट्रोल प्राप्त होते हैं। वहीं मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि यहां आशुतोष का मॉडल नगर विकास विभाग के लिए काफी लाभकारी है। अगर ये फॉर्मूला सही हो जाता है तो राज्य भर के नगर निगम में जमा कचरे पर इसका प्रयोग किया जाएगा। जितना भी वेस्ट प्लास्टिक है उसको कलेक्ट किया, जिसको फिर से जिसको हम फिर से रिसाइकिल नहीं कर सकते थे, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। और हमने एक पैक्ड चैम्बर तैयार किया जिसमें ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं था। उसमें हमने क्लोरीन और ब्रोमीन का इस्तेमाल किया और उसको 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बर्न करना स्टार्ट किया। जब हमने उसे बर्न करना स्टार्ट किया तो पॉलीइथीन होता है, तो इथीन टूटना शुरू किया और वह डीजल, पेट्रोल, पेट्रोकेमिकल्स और LPG में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। हमें अपने 1 लीटर डीजल को बनाने के लिए 40 रुपए का खर्च आता है
और यह सबसे मिनिमम कॉस्टिंग हमारी पड़ती है। इस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी ऐसी है कि हम अगर इसमें 2 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करें तो हमारे शहर का जितना भी कचरा है, जो एक बहुत बड़ा सिरदर्द है बिहार सरकार और केंद्र सरकार के लिए, उसका इस्तेमाल करके हम 13 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं सालाना। तो वहीं खबर खगड़िया से है। खगड़िया जिले के मानसी थाना क्षेत्र स्थित मानसी बाजार से है, जहां एक दूध व्यवसायी की मोटरसाइकिल की डिग्गी से लगभग यहां 4.5 लाख रुपए की चोरी हो गई है। आपको बता दें कि अमनी गांव का रहने वाला एक दूध व्यवसायी मानसी बाजार के एसबीआई की शाखा से पैसे की निकासी कर अपने घर जा रहा था। वही रास्ते में कुछ खाने के लिए वो रुक गया और उसी वक्त उसने दोनों तरफ से 2 मोटरसाइकिल को आते देखा और जब उसकी नजर डिग्गी पर पड़ी तो डिग्गी खुली हुई थी और सारे पैसे गायब थे। काफी खोजबीन के बाद भी जब कुछ पता नहीं चल पाया तो पीड़ित ने मानसी थाने में आवेदन देकर रुपयों की बरामदगी के लिए यहां पर गुहार लगाई। वहीं इन सब के बीच पुलिस अधीक्षक मीनू कुमारी ने संबंधित थानाध्यक्ष को मामले की जांच के लिए बैंक के सीसीटीवी फुटेज को खंगालने का निर्देश दिया। चलिए इसी के साथ बिहार झारखंड की खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।